Welcome बच्चों, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 5 from our chapter electrostatics। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। क्योंकि आपने देखा लास्ट क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट आया था, जहां पर हम बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अ वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। बट क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है? चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम या कोई और हमारा तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक चार्ज है Q नॉट, सपोज इट इज 1 माइक्रोकूलम, और इसी के पास हमारे दूसरा चार्ज है Q1 एंड द वैल्यू इज 2 माइक्रोकूलम, और एक और चार्ज है थर्ड चार्ज और उसकी वैल्यू रख लेते हैं हम 3 माइक्रोकूलम। एंड ये तीनों चार्जेस एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। All the 3 charges are on a straight line, एक ही straight line पर है। The distance of Q1 from Q naught is 2 centimeter, और Q1 के बीच का डिस्टेंस, इसको Q2 कर देते हैं, Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ही है। This is the question. And now the question is, find total force acting on charge Q naught. Total force acting on Q naught, ये क्वेश्चन है। अब देखो, आपने जो कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सीखा है उसमें कितने चार्जेस थे? Q नोट के ऊपर फोर्स लगाने वाले n नंबर ऑफ चार्जेस थे। अब उन n नंबर ऑफ चार्जेस को हमने कर दिया है 2 नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है? आपने करना है कि Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q नोट पर, कैलकुलेट दैट फोर्स, और Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है Q नोट पर, उस फोर्स को भी कैलकुलेट कर लें। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? फाइंड इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्सेस आपको फाइंड आउट कर लेनी है Q नोट पर लगने वाली। तो फोर्स on Q naught due to Q1, let that force is F1. Suppose the medium is free space in this question. Numericals almost 99% of the cases में आपको numerical free space का ही मिलता रहेगा। तो formula for free space 1/4 pi epsilon naught, product of the magnitude of the 2 charges Q1 Q naught upon डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। मान लो ये वाला डिस्टेंस है R1, ये वाला डिस्टेंस है R1 स्क्वायर। वैल्यूज लगाओ, 9 × 10⁹ Q1 2 माइक्रोकूलम, Q नॉट 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10⁻⁶ हो गया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मींस 2 × 10⁻², मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करना है। तो 2 बार लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं क्या कैसे क्या सोल्व हो रहा है। 2 से 2 गया, नंबर्स को एक जगह ले लो, 9 के अलावा कोई और नंबर है /2, F1 इज 9/2, और पावर्स को एक जगह ले लो, पावर्स -2 पावर ऊपर जाएगी +2, 9 और 2 11 -12, 11 -2 ऊपर जाएंगे,
4, 9 और 4 13, 13 और -12, तो पावर हो जाएगी यहाँ पर 13 और -12 1, तो इट इज 90/2, 45 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन मार्क कर लो अपने डायग्राम में, ये इंपॉर्टेंट होता है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इन द डायग्राम। तो Q1 ने Q0 पर फोर्स लगाई। अब देखो दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो Q1 Q0 को रिपेल करेगा इधर। ये F1 का डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया डायग्राम में, ठीक है, रिपेल कर रहा है, लिख दो यहां पर रिपेल। अब आप ऐसे ही फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, F2 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q2 Q0, इसने Q0 पर कितनी फोर्स लगाई, तो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, और किन्हीं भी दो चार्जेस के इंटरेक्शन के टाइम पर जो कूलम्ब लॉ से हम फोर्स निकालते हैं, थर्ड चार्ज का होना या ना होना उसका इफेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था मेरे साथ। तो देखो Q2 Q0 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R2 है, एंड दैट R2 इज 2 + 2 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे यहां, तो F2 is equals to 9 into 10 to the power 9, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, कूलम्ब लॉ में हमने सीखा। Q2 Q0 की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो मतलब 10 to the power -6, Q0 की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो मतलब 10 to the power -6 अपॉन R2 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 into 4 into 10 to the power -2, 10 to the power -2, बिल्कुल इसी तरीके से है ना, जैसे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर था वैसे ही 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया है, तो मैंने पावर को इकट्ठा कर दिया 10 की पावर -4, 9 3 27 अपॉन 4 4 16, नंबर्स को एक जगह ले लो, 9 3 27 अपॉन 4 4 16। जब भी आपको ऐसी कैलकुलेशंस करनी हो जहां पर 10 की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या करना है, तो नंबर्स को तो आप एक जगह ले लें, जैसे ये नंबर्स हैं 9 3 4 4, इनको तो एक जगह ले लो, 27 अपॉन 16 आंसर आ गया, और पावर्स को एक साथ कर लो, पावर्स की क्या आंसर आएगा, 9 -4 पावर ऊपर जाएगी, 9 और 4 13, -6 और -6 कितनी हो गई, -12, तो पावर आ जाएगी मेरे पास 10 to the power 1, तो ये हो गया मेरा 270 अपॉन 16, काटा पीटा देखो सॉल्व करके क्या आता है, 16 में 16 हो गया, और 16.8, F2 आ जाएगा हमारे पास 16.8 न्यूटन, 16.8 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी डायरेक्शन मार्क करो, इसका डायरेक्शन मार्क करते हैं, ध्यान करो Q2 और Q0, Q2 और Q0 ये भी तो लाइक चार्जेस हैं, तो Q2 भी रिपेल करेगा Q0 को, Q2 भी रिपेल करेगा, और इसकी फोर्स लगेगी लाइक दिस F2। क्या F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, यस, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी मेरे पास, अब आपको निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, अगर दोनों फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में है, तो बस आप इनको ऐड कर दो सिंपली, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों का एडिशन, तो F1 इज 45 प्लस F2 इज 16.8 न्यूटन्स में, 45 और 16 51 61 61.8 न्यूटन फोर्स लगेगी। डायरेक्शन अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो आप डायरेक्शन बता दो, यहाँ पर पॉइंट्स की हेल्प से कुछ पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज ये है OPQ, सो द डायरेक्शन कैन बी अलोंग द लाइन O to Q, अलोंग O to Q, ये डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है, या इसको x एक्सिस मानकर कह दो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो डायरेक्शन बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हों, उन पॉइंट्स की हेल्प से आप डायरेक्शन बता सकते हैं, या एक्स वाई एक्सिस करके दिया गया हो तो आप बता सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आंसर है डायरेक्शन का, या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आंसर है डायरेक्शन का,
या वाई एक्सिस की तरफ है। इस तरीके से हम डायरेक्शंस दे सकते हैं जैसे भी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, याद रखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान से देख लिया करो कि जब फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है या फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें पूछी हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें पूछी होती हैं और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व करके फाइनल आंसर मार्क कर देते हैं, डायरेक्शन देना भूल जाते हैं, तो वह डायरेक्शन का मार्क्स कट जाता है, हमारा अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करा करो, फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करा करो अपने आंसर शीट्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये था जब चार्जेस स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। अगर चार्जेस स्ट्रेट लाइन पर ना हो तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे, और जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। उसके आपको मैं सारे स्टेप्स दूंगा, वो स्टेप्स हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स कितने हैं? यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप तो ये था और दूसरा स्टेप था फाइनली ये वाला कि आपको फिर रिजल्टेंट निकालना है इंडिविजुअल फोर्सेस की हेल्प से। अगर ये इंडिविजुअल फोर्सेस इस तरह से होते, F1 इधर Q नोट पर F1 इधर होता और F2 इधर होता, तो आप क्या करते हैं फाइनल रिजल्ट में? आपको फाइनल रिजल्ट में करना होता फिर बड़ी वाली फोर्स जो भी है, जैसे अभी यहाँ पर F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसमें से छोटी वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? बड़ी वाली फोर्स, बड़ी मैग्नीट्यूड वाली फोर्स के डायरेक्शन की तरफ रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये बातें आपको लास्ट स्टेप में देखनी होंगी स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम था, दैट इज व्हाई हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट क्लोज करके आपको ले लेना है। आज ये हमारी एक्स्ट्रा वीडियो क्लास हो गई है स्पेशली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में मेरे पास एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर के वर्टेक्स पर कुछ चार्जेस रख लिए गए हैं और एक चार्ज यहां पर भी, और मान लो ये वाला जो चार्ज है ये कैपिटल Q है 1 माइक्रोकूलम का, और बाकी सारे चार्जेस मेरे Q हैं, और ये सारे चार्जेस, इन सारे चार्जेस की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और स्क्वायर की हर एक साइड A है, A की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। A की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैपिटल Q। ये पूछा है क्वेश्चन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैपिटल Q। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप तो वही, स्टेप नंबर 1 इज इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड आउट कर लो। इंडिविजुअल फोर्सेस, स्पेस मीडियम क्या है? फ्री स्पेस, मीडियम इज फ्री स्पेस ओवर एरिया। अब देखो कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? कैपिटल Q पे टोटल फोर्स निकालनी है। तो आप डायग्राम में सारी फोर्सेस मार्क करना भी शुरू कर दो और उनको सॉल्व करना भी शुरू कर दो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। देखिए सारे चार्जेस लाइक है ना, सारे चार्जेस लाइक है, ठीक है ना, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, सब पॉजिटिव है, सारे लाइक है। तो Q कैपिटल Q को रिपेल करेगा। मान लो इसकी फोर्स लगी F1, ये वाला Q भी रिपेल करेगा, तो फोर्स X अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन, ये फोर्स इधर लगेगी और ये भी तो रिपेल करेगा, एंड द फोर्स X अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन है डायगोनल, इस लाइन के अलोंग फोर्स लग जाएगी। ठीक है, इसकी फोर्स भी लगाएंगे। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं F1 F2 F3। ठीक है ना, कैपिटल Q पर 3 चार्जेस ने फोर्स लगाई, F1 F2 F3, ये तीनों फोर्सेस हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इन तीनों का रिजल्ट कैसे निकलेगा, वो देखना है। देखो तो पहला स्टेप चल रहा है अभी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप
फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1, इसको Q1 लिख लेते हैं, इसको Q2, इसको Q3, ये हम कर सकते हैं ऐसा, where Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 is equals to sub 2 माइक्रोकूलम। तो F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो डिस्टेंस है a का स्क्वायर, कैलकुलेट करो मेरे साथ। F1 यहां पर आ जाएगा, अभी देखिए आगे देखिए थोड़ा। F1 अब फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2, इसकी फोर्स। नाउ दिस डिस्टेंस, डायगोनल अगर साइड ऑफ द स्क्वायर a है तो डायगोनल कितना होता है ये आपको याद रखना है। डायगोनल होता है a√2। कैसे आया? इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, a² प्लस a², ये हाइपोटेन्यूज है ना। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर अंडर द रूट। तो a² प्लस a² अंडर द रूट करोगे अगर a² प्लस a² अंडर द रूट, तो इट इज 2a² अंडर द रूट, मतलब a√2, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पाइथागोरस है और कुछ नहीं है, पाइथागोरस आप बहुत पहले कर चुके हो 8th क्लास में। तो a√2 का स्क्वायर करेंगे जब फॉर्मूले में लगाएंगे, तो F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कैपिटल Q अपॉन a√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है? इस फोर्स का डायरेक्शन होने वाला है लाइक दिस। ये फोर्स होगी मेरी F2 फोर्स, ओके। और F3 फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3, F3 ये वाली फोर्स F3, क्या ये वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड इस तरीके से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 कैपिटल Q अपॉन a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास तीनों फोर्सेस आ गई, F1 F2 F3। अब क्या करना है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अब देखो यहां पर जो फोर्सेस हैं कैपिटल Q चार्ज पर, आप कैपिटल Q चार्ज पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लो कैपिटल Q चार्ज को ओरिजिन पर मानते हुए। तो ये मेरी बन जाएगी x एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी द y एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, ओके। x एक्सिस और y एक्सिस पर जो फोर्सेस नहीं है, देखो x एक्सिस पर F1 है, y एक्सिस पर F3 है, लेकिन F2 ऐसा फोर्स है जो ना तो x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है। जो फोर्स किसी भी एक्सिस पर नहीं आ रहा उसके कंपोनेंट ले लो अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, उसके कंपोनेंट ले लो। और कंपोनेंट लेने के बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसके अगर मैं कंपोनेंट लूंगा, नाउ दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर की हेल्प से मुझे पता है ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री जिधर एंगल आएगा उधर cos कंपोनेंट होता है, तो F2 का ये वाला कंपोनेंट हो गया F2 cos 45 और F2 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F2 sin 45। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस न्यूमेरिकल को करने में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? सेकंड स्टेप, टेक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ले लो उस फोर्स के जो फोर्स x एक्सिस या y एक्सिस पर नहीं है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है नेट फोर्स अलोंग द x एक्सिस। नेट फोर्स अलोंग द x एक्सिस वो कितनी है? डायग्राम देखो, डायग्राम से होगा सब कुछ। अब x एक्सिस वाले डायरेक्शन में एक तो F1 लग रहा है और एक ये लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो। F1 प्लस F2 cos 45, F1 प्लस F2 cos 45 डिग्री। F1 की वैल्यू ये रही, F2 की वैल्यू ये रही, वैल्यूज लगा दो। Fx is equals to F1 1/4 Q1 कैपिटल Q upon a स्क्वायर
F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कैपिटल Q अपॉन 2a स्क्वायर, और cos 45 होता है 1/√2। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो Q1 और Q2 इस क्वेश्चन में Q1 Q2 Q3 सब सेम 2 माइक्रोकूलम के साथ। Fx को सॉल्व करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर कॉमन है, यहां से Q1 प्लस Q2 अपॉन 2√2 वैल्यूज लगाते हैं Fx फाइंड आउट करने के लिए। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैपिटल Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम दी है क्वेश्चन में, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। a स्क्वायर, a 1 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करोगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 ही आएगा, लेकिन मीटर्स में करना है तो 10 टू द पावर -4। अभी आपको सिखाया मैंने लास्ट मेडिकल में भी, ठीक है। a स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में आ जाओ Q1 Q2 Q3 सब 2 माइक्रोकूलम है, तो Q1 की जगह आप लिखोगे 2 माइक्रोकूलम प्लस Q2 की जगह भी आप लिखोगे 2 माइक्रोकूलम अपॉन 2√2। 2 माइक्रोकूलम भी कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो Fx आ जाएगा 9 पावर्स, 9 -4 पड़ जाएगी 13 -6, तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर 7। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। 1 प्लस 1/√2 इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस 1/√2। नाउ 1/√2, √2 होता है 1.414 और 1/√2 होता है 0.707। कुछ चीजें आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, सॉल्व करके देखना, ये 0.707 आता है। तो यहां से ऐसी चीजें अगर हमें याद रहती है ना, तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ईजी हो जाता है। तो 1 प्लस 0.707, 1.707 इस ब्रैकेट का आंसर। 9 2 18 इंटू 7 और -6 10 टू द पावर 1 इंटू 1.707। अब 18 को 1.707 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आंसर हो गया मेरा, और इंटू 10 ये आंसर हो गया मेरा न्यूटन्स में। एंड दिस फोर्स इज अलोंग x डायरेक्शन, ये मेरा Fx आ गया, Fx। इसी तरीके से अब मुझे Fy कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड स्टेप। ये पूरा सेकेंड स्टेप चल रहा है, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या कर लेना है, Fx और Fy फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो Fy, देखो ध्यान से देखो, अब इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। नाउ Fy जैसे Fx था, Fy को भी डायग्राम से देखो। Fy y डायरेक्शन में टोटल फोर्स F3 है और F2 sin 45 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो F3 प्लस F2 sin 45, और इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत मजेदार हो रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, क्या F3 और F1 इक्वल नहीं है? F1 और F3 बिल्कुल इक्वल, चेक करो, दे आर इक्वल। और क्या F2 cos 45 और F2 sin 45 इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये भी इक्वल होंगे। इट मींस Fx का जो आंसर आया है क्या वही Fy का आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना, सिमिलरली Fy का सॉल्यूशन भी यही आंसर देगा। तो 80 इंटू 10 180 इंटू 1.707 है ना, 180 इंटू 1.707 न्यूटन में। ये है फोर्स मेरा y डायरेक्शन की तरफ। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब मैं लिखूंगा अपना थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर देनी है। अब देखो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स लग रही है Fx डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही है Fy डायरेक्शन में। दिस इज Fx, दिस इज Fy, और उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और मुझे चाहिए रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा?
पैरेललोग्राम लॉस है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पैरेललोग्राम की दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो एंड दिस डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो ये वाला डायगोनल हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स। और आंसर कैसे आता है? F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2fx एफ वाई और इसको आंसर रख करते हैं cos 90, क्योंकि fx और fy इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो cos 90 अंडर द रूट, और देखो cos 90 होता है 0, तो उसके 0 हो जाने से 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू 0 ये सब खत्म, सब 0 हो जाएगा। तो आपके पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू लगाओ, एफ वाई की वैल्यू लगाओ और यू विल गेट द फाइनल आंसर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर देगा आपको फोर्स का। अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो यहां पर ये इसका डायरेक्शन आप एफ एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये एंगल है अल्फा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। देखिए इस डायग्राम को मैं यहां ले आता हूं, एफ एक्स इधर है, एफ वाई इधर है, और ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट। ये रिजल्टेंट फोर्स है एफ। ये एंगल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे ये एंगल मिल सकता है। देखो ध्यान से देखो आप इसको, इफ दिस एंगल इज अल्फा, इस ट्रायंगल को देखो, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? एफ वाई। ये और ये इक्वल है ना एफ वाई, तो अगर ये एफ वाई है तो ये भी एफ वाई होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? एफ एक्स। तो यहां से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफ वाई और एफ एक्स तो इक्वल है ना, तो दोनों चीजें इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं आपको मैं, ये फॉर्मूला तो जनरल है लेकिन इस क्वेश्चन में एफ वाई एफ एक्स इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर ये फोर्स लगेगी यहां से 45 डिग्री पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगी 45 डिग्री पर। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आ गया 45 डिग्री और मैग्नीट्यूड आप यहां से fx और fy की वैल्यू लगाओ, सॉल्व करो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड एज वेल। इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जो पॉलीगन टाइप क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? या तो स्क्वायर मिल जाएगा आपको, या रेक्टेंगल मिल जाएगा, या ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पर कुछ चार्जेस रखे हैं और यहाँ पर Q नोट, तो Q1 और Q2 की वजह से टोटल फोर्स हम Q नोट पूछ ली जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस, इनको बोलते हैं पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने के लिए 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बच्चों। इन स्टेप्स को आप ध्यान से देख लो। पहला स्टेप क्या है? रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने वाला स्टेप। Q पर Q1 ने कितनी फोर्स लगाई, Q पर Q2 ने कितनी फोर्स लगाई, Q पर Q3 ने कितनी फोर्स लगाई, तो इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल दिए। दूसरा स्टेप क्या है? कंपोनेंट ले लो। अगर कोई फोर्स x एक्सिस और y एक्सिस पर नहीं है, उसके कंपोनेंट ले लो और fx और fy निकाल दो। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? fx और fy को इस फॉर्मूले में डालो और फाइनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दो। डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लो। x एक्सिस से आंसर दे देगा कि किस एंगल पर फोर्स लग रही है। ये स्टेप्स फॉलो करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कोई भी पॉलीगन टाइप क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फर्स्ट स्क्रीनशॉट तो मैंने मिस कर दिया है आज। रब करते हैं और अभी एक और टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आता रहता है उसे देखते हैं, उसमें क्या सीखते हैं हम लोग। इसको अच्छे से कर लेना एक बार और रिवाइज। इसको रब करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट है।
बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है सर न्यूमेरिकल नहीं होता समझ में तो आ जाता है टॉपिक, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सर टॉपिक तो समझ में आ गया न्यूमेरिकल नहीं हो रहा। ये कैसी दिक्कत है? फिजिक्स की बहुत कॉमन दिक्कत, फिजिक्स की एक कॉमन सी दिक्कत कि सर टॉपिक तो समझ में आ गया न्यूमेरिकल नहीं हो रहा। बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉपिक तो समझ आ गया लेकिन न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं। अगर आपका न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि टॉपिक ही समझ में नहीं आया, टॉपिक ही अभी समझ में नहीं आया है, यही दिक्कत है। या फिर आप मैथ्स में हद से ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको 8th 9th 10th की मैथ्स भी नहीं आती है। या फिर दूसरा मीनिंग ये है, पहले तो अपने आप को एनालाइज करो कि आपका न्यूमेरिकल क्यों नहीं हो रहा है। क्या आपको 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स सॉल्व करने में भी दिक्कत तो नहीं आती? अगर ऐसा है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में अपने आप को इम्प्रूव कर लो। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है और आपको लग रहा है कि टॉपिक समझ आ गया न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब यही है कि टॉपिक अभी समझ में नहीं आया। देखो टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद जनरली उसमें एक डेरिवेशन भी आ ही जाता है और डेरिवेशन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर वो डेरिवेशन का एक फाइनल रिजल्ट आता है और वो फाइनल रिजल्ट नॉर्मली एक फॉर्मूला और एक ग्राफ की फॉर्म में होता है। उसके बाद इसी के ऊपर कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। एक फिजिक्स का एक टॉपिक जनरली इस तरीके का टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक समझ आ गया न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तो बेटा कमी कहीं ना कहीं यहां है, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया तो कोई सा, ठीक है, या आपने फॉर्मूला सिर्फ याद कर लिया है, फॉर्मूले के पीछे क्या कहानी थी डेरिवेशन के अंदर आपको उसकी डिटेल्स ही नहीं पता है, ग्राफ आपने नहीं सीखा होगा, कई बार ऐसा हो जाता है, या फॉर्मूले तक तो ठीक है कर लिया लेकिन फॉर्मूले के बाद जो स्पेशल केसेस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज करके किसी क्वांटिटी को स्पेशल केसेस अप्लाई हो जाते हैं, आपको स्पेशल केसेस नहीं आते हैं। यहां कहीं ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। उसको आपको आगे फिर से टॉपिक पे आकर फिर से ठीक करना है, टॉपिक को एक बार फिर देखना है, न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कि सर टॉपिक समझ आ गया न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो टॉपिक ही समझ में नहीं आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल जिस टाइप का मैं आपको करा रहा हूं, यहां पर न्यूमेरिकल होता है एक इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल। इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल क्या है? देखो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन पर दो चार्जेस हैं। एक चार्ज की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, मान लो ये Q1 है, और दूसरे चार्ज की वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, ये Q2 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R, और चलिए इसको आप मान लीजिए 20 सेंटीमीटर R। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि एक तीसरा चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, इसको कहां रखें कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए? वेयर टू बी प्लेस्ड? सो दैट कैपिटल Q मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कैपिटल Q चार्ज पे टोटल फोर्स लगेगी 0, मतलब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की टोटल फोर्स आती है उसका आंसर 0 है। इक्विलिब्रियम जहां क्वेश्चन में लिखा है इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब यही होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो टोटल फोर्स आती है उसका आंसर 0 बता दिया क्वेश्चन में। अब अगर उसका आंसर 0 है तो इट मीन्स इस कैपिटल Q चार्ज पर, क्योंकि दो चार्जेस हैं,
तो ये दोनों चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स Q1 लगाएगा उतनी Q2 लगाएगा और अपोजिट होंगी, तभी तो टोटल फोर्स 0 बनेगी। आप सोचो, दो फोर्सेस हैं कहीं पर, मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो फोर्सेस लगानी है, दो फोर्सेस का आंसर 0 कैसे आएगा? द ओनली वे इज कि एक फोर्स जितनी इधर लग रही है उतनी ही दूसरी फोर्स इधर लगेगी, तभी F1 F2 का आंसर 0 बनेगा। और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई तरीका आपको समझ में आ रहा है? आप बना के देख लो डायग्राम। अगर आपको लग रहा है कि और कोई ऐसा तरीका हो सकता है, और कोई ऐसा कन्फिग्रेशन हो सकता है F1 और F2 फोर्सेस का जहां से आंसर 0 आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें जरूर कि हाँ सर एक और तरीका था। यही है और सिर्फ यही है कि टू फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, तभी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर जो भी चार्ज रखा है उस पर टोटल फोर्स 0 आएगी और ये इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, लेकिन इस चार्ज को कहां रखें? दिस इज द मेन थिंग टू बी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। इस चार्ज को कहां रखें? चार्ज को कहां रखें? अब देखो, यहां पर इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए दोनों साइड, जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है। अब मेरे पास तीन रीजन्स हैं, तीन जगह जहां पर मैं सोच सकता हूं Q1 और Q2 दोनों के लेफ्ट में, Q1 और Q2 दोनों के राइट में, या Q1 और Q2 के बीच में मैं रख सकता हूं अपना तीसरा चार्ज कैपिटल Q। अगर मैं कैपिटल Q को इधर रखूंगा, देखो कैपिटल Q पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इस बात पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, Q1 और Q2 तो पॉजिटिव है, हम कैपिटल Q को भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इधर रख दिया तो Q1 भी इसको रिपेल करेगा, Q2 भी इसको रिपेल करेगा, दोनों की फोर्स इधर लग जाएगी और ये चला जाएगा इधर। क्या फोर्स 0 लगी? नहीं लगी, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया। तो रीजन 1, जब ये चार्ज दोनों के लेफ्ट में रखा जाए, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। सिमिलरली इधर इस वाले रीजन में जब ये चार्ज आपने किसी इस पॉइंट पर रखा कैपिटल Q जो दोनों के राइट में है, इधर क्या होगा? Q2 फिर इसको रिपेल करेगा, Q1 भी इसको रिपेल करेगा, दोनों फोर्स इधर लग गई हैं, इनका आंसर 0 नहीं आ सकता, ये चार्ज इधर भाग जाएगा, अब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इट मींस कैपिटल Q को Q1 और Q2 के बीच में कहीं रखना होगा, कैपिटल Q को Q1 और Q2 के बीच में कहीं रखना होगा। चलो कहीं यहां रख लेते हैं, कैपिटल Q को यहां रख लेते हैं, ठीक है। कहां रखा है? सपोज मैंने इसको रखा है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1, तो Q2 से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? r, तो टोटल डिस्टेंस है r माइनस x हो गया, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम Q2। अब देखो यहां पर रखने से क्या होगा? Q1 इसको इधर रिपेल करेगा तो F1 फोर्स इधर लगेगी, और Q2 इसको इधर रिपेल करेगा तो F2 फोर्स इधर लगेगी। अगर F1 F2 इक्वल हो गई तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना। तो नाउ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज कि F1 को F2 के इक्वल करा दो और वहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये है कंडीशन। तो चलिए इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल हम लिखेंगे चार्ज कैपिटल Q when placed in between the two charges at a distance x from Q1 और on the line joining the two charges। अच्छा, इक्विलिब्रियम और कहीं भी नहीं आ सकता, आएगा ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ही। सोचो आप, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर मैं कैपिटल Q यहां रख दूं, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा? देखो Q1 इसको इधर रिपेल करेगा, Q2 इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये चार्ज तो इधर कहीं भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आएगा ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पर ही, ठीक है ना। तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1 ऑन द लाइन joining Q1 and Q, इस लाइन पर such that F1 is equals to F2, condition
ये है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, चलो सच दैट is F1 is equals to F2, where F1 is the force acting on capital Q due to Q1 और F2 is the force due to Q2. तो F1 के Q1 कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला K into product of the magnitude of the two charges divided by square of the distance between the two charges. ये F1 का फॉर्मूला हो गया, इसी इक्वल्स टू F2 का फॉर्मूला K क्यों लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों नहीं लिख रहे हैं हम सर? बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन ने फ्री स्पेस बताया नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बस दो चार्जेस रख दिए हैं किसी मीडियम में, तो अगर किसी भी मीडियम में रख दिए तो K उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप लेकर चलेंगे। दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q2 कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस है r माइनस x का स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब मीडियम कोई भी हो उस मीडियम का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कट गया, खत्म हो गया। ये कैपिटल Q चार्ज ये भी कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, कैपिटल Q चार्ज भी पिक्चर से हट गया। इट मींस इस कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू, जिस चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है, इस चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन दे या ना दे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी कैंसिल हो रहा है। और एक और मतलब है यहाँ पर कि इस चार्ज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, ना तो इसके मैग्नीट्यूड पे आंसर डिपेंड करेगा, ना इसके नेचर पे कि वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ये बातें जो बोल रहा हूँ ना ये अलग से मेंशन कर लिया करो नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं ये। अब आपका फाइनली क्या होता जा रहा है देखो, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, न्यूमेरिकल जहां तक भी हो सके सिंबल्स में सॉल्व करने की कोशिश करा करो, इससे न्यूमेरिकल इजी रहता है सॉल्व करना, और कैलकुलेशन का पार्ट हमारा बस लास्ट स्टेप पर बचता है। देखो अभी तक भी मैंने इस न्यूमेरिकल में कहीं भी Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 16 माइक्रोकूलम या R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर कहीं लगाई क्या? अभी तक नहीं लगाई, अभी तक लास्ट में लगाएंगे, लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन। अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखो आगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इधर कर लिया है मैंने, और इधर हो जाएगा Q2 अपॉन Q1। इसको कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर रूट कर दो, टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स और Q2 अपॉन Q1 का रूट हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1। इस रिलेशन की अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको, पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। अब क्या बचा इस न्यूमेरिकल में, देखते हैं क्या बच रहा है। r 20 सेंटीमीटर माइनस एक्स अपॉन एक्स, अच्छा ये रूट है बच्चा, दिस इज रूट, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट Q2 है 16 माइक्रोकूलम अपॉन Q1 है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो से माइक्रो कटा, 16 अपॉन 4 का रूट 2, तो ये हो गया 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, या 20 इज इक्वल्स टू 3x, या x इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है, अभी आंसर कैसे लिखना है देखो मैं बताता हूँ। आंसर कैसे लिखना है आपको, देखिए आंसर कैसे लिखना है। The third charge will be in equilibrium when it is placed in between the two charges at a distance 6, अब x की वैल्यू आ गई, at a distance 6.67 सेंटीमीटर from Q1 या from 4 माइक्रोकूलम चार्ज on the line joining the two charges। ऐसे आंसर लिखना है, ये लिखना है फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर अगर आप यहां छोड़ देते हो x इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर, बेटा कंसीडर नहीं होगा। क्या लिखना है आंसर में, द थर्ड चार्ज should be placed in between the two charges, should be placed in between the two charges at a distance x, at a distance x जिसकी वैल्यू 6.67 सेंटीमीटर है, from Q1 मतलब 4 माइक्रोकूलम चार्ज
इन बिटवीन, ऑन द लाइन, इन बिटवीन तो लिख लिया, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द तो इस न्यूमेरिकल का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस जैसा एक और न्यूमेरिकल करना है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना है, लेकिन इसको रब करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो जो मैंने यहां पर मार्क करी थी। देखो ध्यान से, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो क्या करोगे? ये पूरा सॉल्यूशन करोगे? नहीं, इस फॉर्मूले को याद करें। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं कर पाओगे आप इस फॉर्मूले को यूज जब तक मैं आपको ये चीज नहीं समझा दूं कि कैसे फॉर्मूला यूज होगा। देखो, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर लिखी हर चीज का मीनिंग आपको सही से पता होना चाहिए। चलो, आर का मतलब तो आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन गिवन चार्जेस। लेकिन एक्स क्या है? अभी एक्स नहीं पता आपको सही से। अब सुनो एक्स क्या है। एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उस चार्ज से डिस्टेंस लिया है मैंने एक्स। एक चार्ज है 16, एक चार्ज है 4, कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है ना, तो यहां से लिया है एक्स, याद रखना। ठीक है। Q2 कौन सा चार्ज है? Q2 इज द चार्ज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। तो Q1 क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा Q1। अब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो उस केस में जब Q1 और Q2 दोनों एक जैसे चार्ज हो, मतलब लाइक चार्जेस हो। Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर अगर Q1 और Q2 अनलाइक मिल गए तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम देखते हैं नया न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, शॉट लेना है शॉट ले लीजिए। एक शॉट मैं ले लेता हूं आपके लिए एंड बहुत जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का लास्ट होने वाला है। इसमें नया मार्कर निकालना पड़ रहा है। नेक्स्ट, अगेन आई एम हैविंग द टू चार्जेस Q1 और Q2। इस बार Q2 को ले लेते हैं -16 माइक्रोकूलम और Q1 वही हमारा 4 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में R है 20 सेंटीमीटर। और फिर से वही क्वेश्चन कि एक तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, उसको कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? कहां रखें वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? अब रखना तो इसी लाइन पर है, ये हमें समझ में आ चुका है, क्योंकि और कहीं तो इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। ठीक है। नाउ अगेन आई एम हैविंग 3 रीजन्स। अब कहां रखेंगे ये समझना है। आई एम हैविंग 3 रीजन्स, कहां रखेंगे ये समझना है। देखो, बीच में अगर मैं रखूंगा, इस बार ये बीच वाला रीजन था ना, बीच वाले रीजन में अगर मैं रखूंगा, सपोज मैंने यहां कहीं रख लिया कैपिटल Q, तो कैपिटल Q को मान लो पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये तो इसको रिपेल करके इधर बुलाएगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करके इधर बुलाएगा।
तो नेट फोर्स तो कभी भी जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग गई हैं। तो इस बार ये इन बिटवीन द टू चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं आने वाला। अब एक रीजन है दोनों के राइट में या दोनों के लेफ्ट में है दूसरा रीजन। अब ये चेक करना है कि किधर रखें। चलो एक बार इधर रख कर देख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ अगर मैंने कैपिटल Q को रखा, मान लो ये पॉजिटिव है, तो Q2 इसको, क्योंकि नेगेटिव है Q2, अट्रैक्ट करके इधर बुलाएगा और Q1 रिपेल करेगा। Q1 रिपेल करेगा, लेकिन ध्यान से देखो Q1 का मैग्नीट्यूड भी कम है इससे और Q1 का डिस्टेंस भी ज्यादा है। और कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपेंड किस पे करती है? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर। अब Q1 जब मैं यहां लिखूंगा तो Q1 का डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी, और Q1 का मैग्नीट्यूड भी कम है तो फोर्स बहुत ही कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ये वाली फोर्स। Q2 का डिस्टेंस मान लो R2 लिख लो, R2, इसका R1 कर लो। देखो Q2 के लिए डिस्टेंस भी कम है और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो इसकी फोर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दो फोर्सेस लगी तो अपोजिट हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा एक बहुत कम, यहां पर भी नहीं होगा, तो इट मींस इधर ही कहीं होगा। क्या इधर कहीं होने के चांसेस हैं? चेक कर लेते हैं। कैपिटल Q है और पॉजिटिव है। अब देखो ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा। F1 फोर्स है इसकी, F1 फोर्स, और इसकी F2 मारेंगे, और ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखो क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस भी कम है, ठीक है, लेकिन Q2 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी हमने बहुत ज्यादा कर दिया। देखो तो चांसेस है कि F1 और F2 कहीं इक्वल हो जाए एडजस्ट करके, तो उधर ही आ सकता है बस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम उधर ही आ सकता है, इधर तो कभी आएगा नहीं। यहां तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक फोर्स ज्यादा एक कम है। इस फोर्स को जो ये कम थी, इस फोर्स को अगर मैं इस चार्ज को इसके पास ले आऊं Q1 के, अभी तो Q1 दूर था ना, तो इसलिए F1 फोर्स कम रह गई थी, F2 फोर्स ज्यादा थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाकर इसके पास ले आया Q1 के, तो Q1 की लगने वाली फोर्स F1 बढ़ जाएगी और Q पर लगने वाली फोर्स जो Q2 से है वो थोड़ी कम हो जाएगी। F1 को थोड़ा बढ़ा दिया, F2 को थोड़ा कम कर दिया, तो कहीं तो F1 = F2 बनेगा, तो इट मींस इक्विलिब्रियम उधर ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो बाकी के मैं रब कर देता हूं, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम है उधर। इधर बेटा इक्विलिब्रियम आएगा उस चार्ज के पास जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है, 4 माइक्रोकूलम 16 माइक्रोकूलम। किसकी मैग्नीट्यूड कम है? 4 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस पे ध्यान मत देना, ये मत सोचना कि -16 इज लेस देन +4, ना 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 ना। माइनस और प्लस दे आर द अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, फर्स्ट क्लास में हो चुका है। दे आर द अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। जो फर्स्ट चार्ज थी, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वहां से हमने क्या सीखा है? प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये चार्जेस के दो अपोजिट नेचर्स को शो करने के लिए साइन लगाए गए हैं। ये साइन इस बात को नहीं दिखाता कि प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज से बड़ा ही होगा, ठीक है। छोटा बड़ा देखना है तो बस मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड 16 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो 16 वाला चार्ज ही बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? इक्विलिब्रियम आता है छोटे वाले मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास। एक काम करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन को चेक करो, उसमें भी तो छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास, छोटे वाले जो मैग्नीट्यूड का चार्ज था उसी के पास इक्विलिब्रियम आया है। देखो यहाँ से 6.67 सेंटीमीटर पे आया था, तो इसके ज़्यादा पास है, इससे तो दूर हुआ ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था और इसमें भी यही है। तो एक पॉइंट ये सीखने को मिल गया, जब भी 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम मिलेगा और उस सिस्टम के पास तीसरा चार्ज लाकर रखना है सो दैट वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो तीसरा चार्ज जो आप रखते हो, जो थर्ड चार्ज आप रखते हो, ये कैपिटल Q वाला, इसको छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास ही रखना होता है टू अटेन इक्विलिब्रियम। इसको नोट कर लो और इसको याद कर लो। लेट दिस डिस्टेंस इज x, तो Q2 से, Q1 से तो इसका डिस्टेंस x है, Q2 से कितना हो गया? यहां तक तो r है, यहां से हो गया r + x। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम F1 = F2, 2 मिनट का काम बाकी है बस। F1 फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू Q1, तो K Q1 कैपिटल Q पे लग रही है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर
इज इक्वल टू F2 फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2, तो Q2 कैपिटल Q ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R प्लस x का स्क्वायर, ये कटा और चार्ज जो आपको इक्विलिब्रियम में लाना है वो कटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज, जिस चार्ज को आप इक्विलिब्रियम में ला रहे हो, उस चार्ज के वैल्यू पर या उस चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। नोट कर लो अगर पहले वाले क्वेश्चन में नोट नहीं करा था। अब क्या बचा है? अब बचा है Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर। पहले जैसा होता जा रहा है, पहले था R माइनस एक्स, अब है R प्लस एक्स। तो यहां पर मैं कर सकता हूं R प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1। दोनों साइड रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने पर इधर स्क्वायर लग रहा है, इधर स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर हट जाएगा। इधर रूट लूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा Q2 अपॉन Q1 अंडर द रूट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कब अप्लाई होगा? जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, उसमें तो R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1, एंड दैट फॉर्मूला वाज एप्लीकेबल व्हेन Q2 and Q1 are like charges। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली व्हेन Q1 and Q2 are unlike charges। Q1 Q2 unlike होने चाहिए। And what is x? X is distance from Q1, and what is Q1? Q1 is charge of smaller magnitude। तो बच्चों जब भी ये फॉर्मूला यूज करने हो R प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1, या इससे पहले वाला R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 का अंडर द रूट, जब भी ये फॉर्मूला यूज करने हो तो जो भी आपको दो चार्जेस गिवन है उनमें से स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को ही Q1 मानना, और Q1 से ही डिस्टेंस x लेना है, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो Q1 के ज्यादा पास होगा, क्योंकि Q1 कौन सा चार्ज है? छोटी मैग्नीट्यूड का चार्ज। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा हमेशा उसी लाइन पर जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है। सॉल्व करना रह गया है, सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बची है। 20 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 16 माइक्रोकूलम अपॉन Q1 4 माइक्रोकूलम अंडर द रूट। माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कट के खत्म, 16 अपॉन 4 इज 4, 4 का रूट इज 2, तो 20 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, या 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, या फिर x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उधर की साइड इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। आंसर कैसे लिखना है? मैंने आपको बताया था अभी, वैसे ही लिखना है। कैसे लिखना है? द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड at 20 centimeters from the charge of 4 microcoulomb on the line joining the two charges on, ये साइड कौन सी है? On left hand side of both the charges। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, तो क्लियर हो जाएगा कि 20 सेंटीमीटर उधर ही है, इधर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, ऊपर नीचे, कहाँ 20 सेंटीमीटर कहाँ? सिर्फ 20 सेंटीमीटर आंसर लिखकर छोड़ दोगे तो ये क्लियर नहीं हुआ कि 20 सेंटीमीटर किधर जाना है। Q1 से राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये तो क्लियर करके दो आंसर में। दैट इज वाई आंसर में एक स्टेटमेंट ऐसा लिखो कि जिससे पता चल जाए 20 सेंटीमीटर उधर जाना है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में कैसे वर्ड्स होंगे ये आप खुद फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आते रहते हैं, जो आज आपको ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए इक्विलिब्रियम जैसे न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कॉपी करके इनको याद भी करिएगा। और ये आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। अब आगे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करना है, देखो अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और वो पार्ट रिलेटेड था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ, कि जब चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। वो हमें बताया कूलम्ब्स लॉ ने, कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो वो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कूलम्ब्स लॉ उसका आंसर देती है, ठीक है। लेकिन अगर एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उस एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकाल सकते हो, ठीक।
और किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड करती नहीं है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी सीख लिया है। अब आगे आएगा चार्ज की एक और प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, पढ़ाई को अच्छा करते रहो। 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी आपकी चल रही होगी और उस पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हो इन क्लासेस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।